A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. 15 अगस्त 1947 देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस आज़ादी के पीछे एक खामोश सवाल पूछा जा रहा था, आखिर हमें चलाएगा कौन। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पुराने हो चुके थे और भारत का नया रास्ता धुंधला था। तब एंट्री होती है कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने पूरा इकोसिस्टम ही चेंज कर रख दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इनका मकसद एक ही था, एक नया सिस्टम बनाना, लॉजिक से और स्ट्रक्चर से। 2 साल 11 महीने 18 दिनों की बहस और मुश्किल फैसलों के बाद लागू होता है भारत का संविधान। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। और इसी संविधान ने हमें हक दिया बराबरी का, इंसाफ का और आज़ादी का। लेकिन आज 7 दशकों के बाद सवाल बदल चुके हैं। क्या वो हक पहले जैसे हैं या सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह गए? क्या इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या फिर उसे जब याद करता है जब उसे उसकी जरूरत होती है? कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। इंडिया आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, लेकिन लॉस, ऑर्डर और सिस्टम कौन हैंडल करेगा? अगर रूल बुक नहीं होती तो देश अव्यवस्था में चला जाता, हर स्टेट अपनी मर्जी चलाता और हर लीडर अपना कानून बनाता। इसी गैप ने एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। ब्रिटिश राज के टाइम पर इंडिया अपने रूल से नहीं चल रहा था, बल्कि सिस्टम के कंट्रोल से चल रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए रूल से चल रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट एक तरह का फ्रेमवर्क था जिसमें प्रोविंसेस को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन रियल पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास वीटो पावर थी, मतलब इंडियन लीडर्स कुछ भी पास करें, फाइनल डिसीजन अंग्रेजों का ही होगा। अब प्रॉब्लम समझो, ये लॉज इंडिया के लोगों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के इंटरेस्ट के लिए डिजाइन हुए थे। उनका फोकस क्लियर था, कंट्रोल, स्टेबिलिटी और एक्सप्लोटेशन, नॉट रिप्रेजेंटेशन। आम आदमी से कोई मतलब नहीं था और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन ग्रो कर रहा था। इंडियन लीडर्स को अब समझ आने लगा था कि अगर इंडियन को जेन्युइनली इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करे। ये आइडिया आजादी के बाद नहीं आया, बल्कि ये काफी पहले ही सीड हो चुका था। 1930s में डिमांड उठने लगी थी कि इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया प्रपोज किया। साल 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुए। ये वही बॉडी थी जो इंडिया का संविधान लिखने वाली थी। और यहीं पर एंट्री होती है की प्लेयर्स की, जिन्हें इग्नोर करना मतलब स्टोरी का आधा पार्ट मिस करना। सबसे पहला नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्ट्रेट टॉक। अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैकबोन थे। उनके पास लीगल नॉलेज और कॉर्पोरेटिव स्टडी थी। उन्होंने यूएस और यूके के कॉन्स्टिट्यूशंस को डीपली स्टडी किया। उनका फोकस क्लियर था, इक्वालिटी और राइट, सिस्टम सबको शामिल करे, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों को। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बना। इस रेवोल्यूशन ने डिफाइन किया कि इंडिया कैसा देश बनेगा। और फिर आते हैं राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेसिडेंट थे। उनका रोल था प्रोसेस को स्मूथ रखना, डिबेट्स मैनेज करना और ये इंश्योर कराना कि फाइनल डॉक्यूमेंट्स कॉन्सेंसस से आए। अब एक एज्यूम्पशन क्लियर कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं लिखा और ना ही एक आदमी ने लिखा, बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 300 से ज्यादा सदस्यों ने चर्चाएं की और बहस की। क्लोज बदले, 7000 से ज्यादा संशोधन रंग का प्रस्ताव करते हैं, मतलब ये एक ठोस प्रतिक्रिया थी। और क्यों इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर मोड़ पर मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल रिलीजन और मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इजिली रिटर्न होता तो शायद सिस्टम टूट जाता, इसलिए डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाया गया। राइट्स डिफाइन किए, ड्यूटीज डिफाइन की और डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर करी। संविधान अचानक नहीं बना, बल्कि ये प्रेशर का रिजल्ट था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश सिस्टम फेल हो चुका था और इंडिया को स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन चाहिए था। मतलब आजादी का कोई मतलब नहीं बचता। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हुआ 1950 में जब संविधान लागू हुआ।
सबसे पहले समझो फाउंडेशन। साल 1946 में जो इलेक्शंस हुए वो डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग नहीं थी। प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स चूज किए। टोटल नंबर अराउंड 389 होने थे, लेकिन पार्टीशन के बाद नंबर 299 रह गए। ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं था, बल्कि लॉयर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियन जो सिस्टम को समझते थे वो लोग इस ग्रुप में शामिल थे। अब सीधा पॉइंट, विधानसभा थी डिसीजन मेकिंग बॉडी, लेकिन ड्राफ्टिंग का काम एक छोटी सी टीम ने किया जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्यों? तो सिंपल जवाब, क्षमता। ये कोई इमोशनल या पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये स्किल बेस्ड डिसीजन था। अंबेडकर जी के पास जो कॉम्बिनेशन था वो किसी और के पास नहीं था। उनकी एजुकेशन देखो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फर्दर स्टडी और सॉलिड लॉ बैकग्राउंड। मतलब उन्होंने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल सिस्टम स्टडी किया था। उन्हें पता था कि क्या काम करता है और क्या फेल होता है, इसलिए उनका अप्रोच क्लियर था कि इमोशन से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से देश चलेगा। अब एक मिथ तोड़ देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान अकेले नहीं लिखा बल्कि ये टीम एफर्ट था। ड्राफ्टिंग कमेटी में और भी मेंबर्स थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। लेकिन अंबेडकर जी ने सबको कोऑर्डिनेट किया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व किए और फाइनल ड्राफ्ट को शेप दिया। प्रोसेस समझो, ये कोई कैजुअल राइटिंग नहीं थी, बल्कि साल 1946 से लेकर साल 1949 तक लगातार डिबेट्स हुई। 165 दिनों से ज्यादा डिस्कशन हुए। हर क्लोज डिसाइड किया गया क्या ये इंडिया के लिए फिट है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जीरो से इन्वेंट नहीं किया बल्कि स्मार्ट मूव लिया। ये था कि बेस्ट स्टडी को प्रैक्टिस किया गया और उन्हीं से ये एडप्ट किया गया। एग्जांपल समझो, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया यूनाइटेड स्टेट से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया यूनाइटेड किंगडम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्पायर्ड हुए आयरलैंड से। अब यहाँ पर ये सोचकर गलती मत करना कि ये कॉपी पेस्ट था, बल्कि हर फीचर को इंडिया के सिस्टम के अंदर ट्वीक किया गया। USA का सिस्टम इंडिया में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता और UK का सिस्टम इंडिया के अंदर फिट नहीं होता, इसीलिए जो लिया उसे मॉडिफाई किया गया। ये था स्मार्ट मूव। एग्जांपल समझो, USA में फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग पावर के साथ है, लेकिन इंडिया के अंदर इसे और ज्यादा पावर दी गई क्योंकि पार्टीशन के बाद इंडिया को ज्यादा पावर चाहिए थी। अगर लूज सिस्टम होता तो शायद कंट्री टूट जाती। भारत का संविधान एक किताब नहीं बल्कि इंजीनियर्ड सिस्टम है। हर लाइन के पीछे कोई ना कोई रीजनिंग है और हर प्रोविजन के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। यहाँ से स्टोरी और ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि संविधान सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देता बल्कि ये डिफाइन करता है कि एक इंडियन सिटीजन की लाइफ का बेसलाइन क्या होना चाहिए, उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए और सिस्टम उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स। ये वो प्रोटेक्शन है जो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए। स्टेट के अगेंस्ट शील्ड, इसका मतलब है गवर्नमेंट तो पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये साल 1946 में ऐड हुए। ये कहते हैं सिर्फ राइट्स लेना ही जिम्मेदारियां नहीं है बल्कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना और हार्मोनी मेंटेन करना ये भी ड्यूटीज का पार्ट है। अब आते हैं फैंसी वर्ड्स पर जो प्रस्तावना में लिखे हैं। सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, सारे रिलीजन एक ही बराबर होंगे। ये थ्योरी तो क्लीन है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? टेंशन जब आती है जब पॉलिटिक्स रिलीजन को यूज करती है, तब सेक्युलरिज्म पेपर पर तो स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन ग्राउंड पर वीक। डेमोक्रेसी मतलब पावर लोगों के पास है, वोट तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम वोट सोच समझकर नहीं देते और धर्म जाति के बेस पर देते हो तो डेमोक्रेसी का आउटपुट ही वीक हो जाएगा। रिपब्लिक मतलब कोई किंग नहीं, कोई रॉयल ब्लड लाइन नहीं, हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होता है। ये बर्थ से नहीं बनता बल्कि ये एंश्योर कराता है कि पावर हेरिडेटरी ना हो। अब आते हैं कोर वैल्यू पर जो डेली लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। इक्वालिटी, लॉस के सामने सब बराबर हैं, कोई VIP नहीं है, लेकिन पावरफुल लोग अलग VIP ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो क्या इक्वालिटी फेल हो गई? नहीं, सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उस पर अमल कमजोर है। फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, मोरालिटी, फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है लेकिन कंट्रोल है। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल बट क्रूशियल पार्ट, रिजर्वेशन सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट पुश किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, चैरिटी के रूप में नहीं बल्कि करेक्शन के रूप में। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर एक ग्रुप हिस्टोरिकल सप्रेस हुआ तो उससे सबको इक्वल कंपटीशन देना फेक इक्वालिटी है। सबसे पहले सबको लेवल पर लाना पड़ेगा। रिजर्वेशन का एम था एजुकेशन, जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन में एंट्री देना उन लोगों को जो सेंचुरी से इस सिस्टम से बाहर थे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यह सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है? नहीं, कई जगह तो ये सिस्टम मिसयूज हो रहा है। किसी जगह पर डिजर्विंग लोग गायब हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है बल्कि इसका एजुकेशन फ्लॉड है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं क्या वो हर इंडियन सिटीजन को मिलते हैं? पेपर पर तो सब इक्वल है लेकिन ग्राउंड पर नहीं। आजादी सबके पास है लेकिन क्या कोई सेफली बोल सकता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। इक्वालिटी तो लिखी हुई है लेकिन क्या हर इंसान के पास सेम अपॉर्चुनिटी है? तो प्रॉब्लम कहाँ है, संविधान में या सिस्टम को चलाने वालों में? इसका जवाब सबको पता है।
ये चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पर थ्योरी नहीं रियलिटी बात करेगी। सबसे पहला पॉइंट है इंडिया का लॉ फ्रेमवर्क जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है। पेपर पर राइट्स क्लियर हैं, पावर डिफाइन की गई है और चेक्स और बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर एक बड़ा गैप है इम्प्लीमेंटेशन। लॉज तो पावरफुल हैं लेकिन उनको अप्लाई करने वाले कौन है? ह्यूमंस, और वही वीक लिंक हैं। चलो इसका डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से। संविधान कहता है तुम्हें बोलने का हक है, तुम सवाल कर सकते हो, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन बात जब सीरियस टॉपिक पर आती है तो यहाँ पर आ जाता है सेडिशन यानी राजद्रोह। अंग्रेजों के समय में राजद्रोह का मतलब था विद्रोह पर नियंत्रण करना, लेकिन आज बहस यह है क्या ये कानून असली धमकियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या असहमति को दबाने के लिए दुरुपयोग हो रहा है। कुछ मामलों में वास्तविक सुरक्षा चिंता होती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आलोचना और राष्ट्रवादी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। संविधान आजादी तो देता है लेकिन ग्राउंड पर फियर भी एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक रिजर्वेशन पर, सोशल जस्टिस और हिस्टोरिकल इंबैलेंस को करेक्ट करना। लेकिन आज ये कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। कोई कहता है ये नेसेसरी है और कोई कहता है ये अनफेयर एडवांटेज है, लेकिन रियलिटी क्या है? पॉलिटिशियंस इसको सोल्व नहीं बल्कि यूज करते हैं वोट बैंक के लिए, या फिर यूं कह लो दिक्कत पॉलिसीज में कम और पॉलिटिक्स में ज्यादा है। अब आते हैं सिस्टम के गार्डियन पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन फाइनल अथॉरिटी है संविधान को व्याख्या करने में। जब गवर्नमेंट और लॉज कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो आखिरी उम्मीद यही होती है। कोर्ट्स ने कई बार राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया है और असंवैधानिक कानून को खत्म भी किया है, लेकिन यहाँ पर भी एक हार्ड ट्रूथ है, कोर्ट कार्रवाई तब करेगी जब केस उसके पास आएगा। मतलब डिले, बैकलॉग और एक्सेस इशू ये भी रियलिटी का पार्ट हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मैं आने वाले समय में ऐसे ही देश के मुद्दों पर बात करता रहूंगा।